दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है। मैं एक शराबी हूँ। उच्च शक्ति ईश्वर की असीम कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की पवित्र मीटिंग। नमस्कार प्रशांत भाई। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। उच्च शक्ति ईश्वर की असीम कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस की पवित्र मीटिंग है और आप लोगों की सुंदर फेलोशिप है। दोस्तों अभी तक मैंने शराब नहीं पिया। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों मीटिंग की शुरुआत में मैं प्रेरणा समूह कोटा बूंदी राजस्थान, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने अनुभव आपके इस ग्रुप में साझा कर पाऊँ, बता पाऊँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, प्रेरणा ग्रुप वालों को, और अपना आगे का अनुभव चालू करता हूँ। दोस्तों अभी मैंने मेरे परिचय में बताया कि उच्च शक्ति ईश्वर की असीम कृपा और अल्कोहलिक एनोनिमस की पवित्र मीटिंग। तो दोस्तों ये जो पवित्र नाम की मीटिंग जो मैंने अभी उच्चारण किया है, तो ये मेरे लिए सही में दोस्तों वास्तविक हकीकत में पवित्र ही है दोस्तों, क्योंकि मेरे जैसा नालायक, मेरे जैसा नापाक इंसान कभी मतलब लायक होने के काबिल ही नहीं था। तो आज एक एक दिन के आधार पर इस मीटिंग के भरोसे आप लोगों के सुंदर अनुभव सुनने के पश्चात थोड़ी बहुत अपने बिग बुक पे जो भी हमें मार्ग बताया जाता है उस पे एक्शन लेके मैं दोस्तों एक एक दिन के जरिए थोड़ा सा एक लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और यही मेरे लिए काफी है, क्योंकि प्रोग्राम वही बोलता है कि आपकी सोबराइटी कितने भी साल की क्यों ना हो, आप कितने भी साल से शराब से दूर की क्यों ना हुए हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरे सामने वन डे एट अ टाइम का ही आधार है। मतलब मेरे सामने मात्र 24 घंटे बचे हैं दिन के। वो 24 घंटे मुझे कैसे गुजारने हैं, किस तरीके से गुजारने हैं, ये मेरा खुद का अपना विचार उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि आने वाला कल मैंने देखा नहीं, और आज का जो दिन 24 घंटा मुझे ईश्वर ने दिया है, तो इसको मुझे एक नाखुशी में, एक गलतफहमी में, चिड़चिड़ेपन में गुजारना नहीं है। ये 24 घंटा दिए हैं तो मुझे शांत तरीके से मेरे परिवार के साथ, मेरे फेलोशिप के साथ, मेरे दोस्तों के साथ बड़े आनंद पूर्वक तरीके से गुजारना है। सुख दुख तो आते रहेंगे, इससे भी मेरे को सामना करना है और करना पड़ेगा। तभी दोस्तों मेरे को जिंदगी का मजा आएगा कि यार मैंने कितने दुख झेले हैं, उसके बाद में ये सुख वाली घड़ी आ गई है। और रही बात दोस्तों कल की, तो ये जो आज का दिन मेरा अगर भूतकाल में चले जाएगा तो ये फिर से लौट कर नहीं आने वाला है। तो इसीलिए भगवान ने मेरे को जो 24 घंटे मतलब एक दिन का आधार दिया है, उसी एक दिन के आधार पर दोस्तों मैं निरंतर अपने आप को संयमित बनाए रखता हूँ। इसमें मेरी प्रामाणिकता है, मेरी एक्शन है, और इसमें आप लोगों का भी बहुत सारा हाथ है मेरे सर के ऊपर कि आप लोग मुझे अच्छे अच्छे अनुभव देते हो। थोड़ा बहुत मुझे दर्द तकलीफ होता है तो मेरा साहस भी बढ़ाते हो दोस्तों। और यहाँ पर अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को जो चाहिए था वो सब मिल रहा है। तो फिर क्यों ना दोस्तों मैं प्रामाणिक रहूं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। जब मैं घर में, मेरा प्रॉपर नरखेड़ से है, मैं महाराष्ट्र से हूँ दोस्तों। नागपुर जिला है। अभी सावनेर नाम के क्षेत्र में मैं एक छोटा सा जॉब करता हूँ, और मेरा प्रॉपर गांव है नरखेड़। तो दोस्तों नरखेड़ में मैं जन्म लिया हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में थे और माताजी नगर परिषद सेविका थी। तो एक कुल मिला के एक थोड़ा बहुत अच्छा रेपुटेशन था हमारा गांव में। और पिताजी आर्मी में थे, और आर्मी में होने के नाते दोस्तों वो थोड़े से क्रोधी स्वभाव के थे। तो जनरली हम जानते हैं कि आर्मी वाले लोगों को दारू पिलाई जाती है, दारू मिलती है आसानी से। तो मेरे पिताजी ने भी दोस्तों शराबखोरी वहां पे चालू कर दी। उसके बाद में रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के बाद में दोस्तों उनको जो पेंशन मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होने के नाते, वो पेंशन समय के साथ साथ लेट होती चली गई। तो मेरे पिताजी शराबी बन चुके थे, और उनको ऐसा लगा था कि यार कुछ पैसा कमाना चाहिए, हमारी पेंशन जब आएंगी तब तो गुजारा कैसे होगा। तो ये पैसा कमाने के चक्कर में दोस्तों उन्होंने वो देसी भट्टी की जो शराब बोलते हैं, हाथ भट्टी बोलते हैं उसको, लोकल वाली शराब, तो वो लोकल वाली शराब लाना और बेचना, ये धंधा ही घर में शुरू कर दिया था हमारे। मैं छोटा सा था, मुझे याद है। तो धीरे धीरे दोस्तों वो पीने वाले की संख्या बढ़ती गई। उसी तरह से दोस्तों मेरे पिताजी का वो प्रोडक्शन लाने का वो जो था, वो भी कोटा जो था वो भी बढ़ते गया। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे पिताजी शराब भी बेचते थे और कुछ शराब भी जाते थे। अब आर्मी मैन थे, क्रोधी स्वभाव के थे, तो हर किसी के साथ में वो उलझते रहते थे। परिणाम ये होता था दोस्तों कि मेरे पिताजी दिन भर से शराब बेचते बेचते, शराब पीते पीते रात होने तक दोस्तों इतना अंधाधुंध तरीके से वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते कि उनको समझ में ही नहीं आता था कि मैं परिवार के साथ में कैसा व्यवहार करूं, बच्चे के साथ में व्यवहार कैसा करूं, मेरी माँ जो है मतलब उनकी बीवी, उनके साथ में कैसा व्यवहार करूं। तो आए दिन दोस्तों वो घर में उनके तरीके से अगर व्यवहार नहीं हुआ तो घर में उठापटक चालू कर देते थे।
उसके बाद में दोस्तों कभी माँ खाना वगैरह पकाती थी तो खाना उनके हिसाब से नहीं बना तो फेंकना। वो जो चूल्हा जलता था पहले के जमाने में, हम लकड़ियों पे खाना बनाते थे हमारे घरों में, तो वो आग में पानी वानी डाल के बुझा देना, मतलब खुद भी भूखे रहना और हम लोगों को भी भूखे रखना। वो इस तरह का दोस्तों वो व्यवहार चलते जाता था। तो दोस्तों धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आया कि यार ये शराब पीने से आदमी बिगड़ता है, और शराब जब पीता है तो ये आदमी बेकाबू हो जाता है और फिर किसी की सुनता नहीं, और इसीलिए वो आड़े टेढ़े काम करता है। मतलब शराब पीना एक गलत बात है। इस तरह का एक मेरे मन में वहम बन चुका था, भ्रम बन चुका था। और मैंने ये सोचा था कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो फिर मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये शराब गंदी चीज है। शराब पीने से आदमी होश खो बैठता है और बेकाबू हो जाता है। तो दोस्तों समय के साथ साथ मैं बड़ा होते गया, मेरी पढ़ाई होती गई, और मैं नसीबवान था दोस्तों कि मुझे इजीली ज्यादा कुछ मेहनत किए बगैर ही एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, और मैं फिर इधर सावनेर में आ गया। तो तब से दोस्तों अभी 25 साल हो गए मुझे सर्विस करते करते। तो जब मेरी पहली तनख्वाह आई थी दोस्तों, तो तनख्वाह आने के पहले कुछ दोस्तों के साथ में जो ऑफिशियल लोग रहते थे मेरे वाले, तो कुछ लोग पीने खाने वाले रहते थे दोस्तों। तो मेरी मुलाकात हुई उन लोगों से, उन्होंने बढ़िया परिचय करा कि मुझे साथ में लाना ले जाना चालू किया, मुझे काम समझाना चालू किया। और जब ऑफिस छूटा था तो उनके साथ में दोस्तों वो लोग मुझे बियर बार में वगैरह लेके जाते थे, और वो लोग शराब पीते थे। और मैं शराब से तो नफरत ही करता था, क्योंकि मैंने मेरे घर में देख चुका था शराब का परिणाम क्या होता है करके। तो मैं 2-4 बार उनके साथ में गया वहां पे, तो मुझे समझ में आया कि यार ये लोग भी तो शराब पी रहे हैं, लेकिन ये लोग तो कभी मुझे बिगड़ते हुए दिखते नहीं। मैं पूरा वो बियर बार में देखता था, कोई हंस हंस के बात कर रहा, कोई सिगरेट पी रहा, कोई मजा ले रहा, कोई हंस रहा, कोई रो रहा, कोई क्रोधित हो रहा है, लेकिन झगड़ा वगैरह ऐसा किसी को बिगड़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा था वो बियर बार के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे पिताजी में कोई फॉल्ट होगा, शराब यहाँ पे लोग पी रहे हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्या ये इनके घरों में भी झगड़ते होंगे क्या? इस तरह के ऐसे छोटे मोटे विचार आते थे दोस्तों मेरे को। तो फिर मैंने यही सोचा कि यार शराब अच्छी चीज है, शायद मेरे पिताजी खराब है, उनको पीने का तरीका नहीं आता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि शराब पीने के बाद में वो कुछ नाटक भी करते होंगे। तो दोस्तों 2-4-8 बार उनके साथ में बैठने से दोस्तों, ये जो मेरा बचपने का जो सोचना था कि बड़ा होकर मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो ये दोस्तों कुछ ही पलों में, मतलब 8-10 बार ही बियर बार में जाने से वो मेरा विचार बदल गया। धीरे धीरे दोस्तों मुझे ऐसा लगने लगा कि यार शराब अच्छी चीज है, इसको पीने का तरीका आना चाहिए, कंट्रोल में पीना चाहिए, या फिर बिगड़ना नहीं चाहिए, बिगड़ना नहीं बिगड़ना ये सब अपने ऊपर होता है, ऐसा मुझे कुछ थोड़ा बहुत एहसास होता था। तो दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दोस्तों के साथ में बैठा, पहली पेमेंट आई थी तो दोस्तों ने मुझे पार्टी मांगी, और पार्टी देने के चक्कर में मैं उनको बियर बार में लेके गया, और वहां पर बैठा। लेकिन ये सोच के बैठा था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा रे भाई, मैं आप लोगों को पिलाऊंगा खिलाऊंगा, मैं खुद खाना खाऊंगा, लेकिन जो भी हो मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो ये ऐसी बातें कराकर मैं उन ऑफिशियल लोगों को वहां पर लाया था। और जब वो पीने का दौर चालू हुआ, फिर 1 घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, तो फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि यार ये दोस्त मेरे इतनी सारी शराब पी रहे हैं, लेकिन ये तो बैकी बैकी बातें भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो बड़ा मजा ले रहे। तो मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि मैं भी यार थोड़ी बहुत चख लूं, और मैं भी इनके जैसा मजा लूं शराब का। तो ये सोच के दोस्तों, मेरा जो बचपने का जो मेरे पिताजी का जो हालचाल देख के मेरे मन में जो शराब के प्रति नफरत थी, वो आकर्षण में बदल गई। और मुझे ऐसा लगा कि यार शराब मैं पीऊंगा, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए पीऊंगा, खुशी मनाने के लिए पीऊंगा। ये सोच के दोस्तों मैंने सबसे पहला घूंट उस समय लिया था, और जैसे वो मेरे पेट में गया तो मुझे एक आश्चर्य वाले ढंग से दोस्तों वो शराब में पीने के बाद में मेरे पेट में कुछ ऐसी हलचल निर्माण हुई कि मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि यार ये शराब तो बड़ी अच्छी चीज है। शराब पीने के बाद में ये तो अंतर्मन से लेकर बाह्य मन तक के खुशी देती है। मैं वहां से जब पीने के बाद में निकला तो मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि नहीं यार शराब एक अच्छी चीज है और इसको एंजॉय के लिए अपन पी सकते हैं। वहां से दोस्तों मेरा फिर वो पीने का सिलसिला चालू हुआ। धीरे धीरे दोस्तों मुझे पता ही नहीं चला कि यार मैंने एक दिन थोड़ी बहुत पी ली, उसका मजा लिया, दूसरे बार भी मजा लिया, तीसरे बार भी मजा लिया। तो दोस्तों ये जो शराब पीने के बाद में मुझे जो मजा आता था, वो मजा, खुशी, आनंद प्राप्त करने के चक्कर में दोस्तों मैं फिर वो बार बार वो बियर बार की तरफ, शराब खाने की तरफ जाता था, और मस्त पैकी उसका एंजॉय लेता था। धीरे धीरे दोस्तों 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे दोस्तों मेरा वो जो
थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाला कोठा था, वो कैसे क्या यार एक खंबे में, 1.5 बम्फर में बदल गया, मुझे पता ही नहीं चला। एक समय ऐसा आया दोस्तों कि मैं रात को पीता था, फिर धीरे धीरे दोस्तों रात की शराब दिन में आई, फिर दोस्तों धीरे धीरे दिन की शराब दिन भर होने लगी। मतलब मैं एक तरीके से अट्टल बेवड़ा बन चुका था कि शराब से मतलब शराब पिए बगैर मैं जी ही नहीं सकता था, समय गुजार ही नहीं सकता था, रह ही नहीं पाता था। तो दोस्तों कुछ समय बाद में जब मेरी ये हालत हो गई कि रात की शराब दिन में और दिन की शराब दिन भर, तो ये जब तरीका मेरे अंदर में आ गया, तो फिर धीरे धीरे दोस्तों मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी बीवी सबसे पहले मेरे को टोकने लगी थी कि यार आप पी के पहले कभी कभार आते थे, ठीक है, पहले हफ्ते में आते थे, ठीक है, लेकिन अभी तो आपने कुछ दिनों से यही सन्नाटा लगा के रखा हुआ है कि यार हरदम शराब, जब भी घर से बाहर निकलते हो शराब पी कर आते हो, जब जब आपको छुट्टी रहती शराब पीते हो, और किसी ना किसी बहाने से आप चले जाते हो बाहर तब भी शराब पी कर आते हो। तो ये शराबखोरी करना अच्छी चीज नहीं है, वो मेरी बीवी मेरे को समझाती थी। तो मैं उसको ऐसे हंस के टाल देता था, फिर बोल देता था कि नहीं अब आगे से नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। कुछ ना कुछ बहानेबाजी बना के बीवी का जो बोला हुआ वाक्य था उसको मैं रिप्लाई देके थोड़ा बहुत समझा लेता था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये जो शराब मेरी बढ़ने लगी, और बढ़ने के बाद में जब मैं दोस्तों के साथ में भी एड़ी चाले करने लगा, दोस्तों के साथ में भी झगड़ने लगा, उनके साथ में आनाकानी करने लगा, उनके साथ में बहुत कुछ मतलब यहाँ तक कि मारपीट होने तक मैं वो व्यवहार करने लगा। तो कुछ मेरे जो शुभ चिंतक थे वो भी मेरे को समझाते थे कि यार प्रशांत भाई आजकल तेरी शराब बढ़ गई है, थोड़ा सा पीना भी है तो यार थोड़ा ध्यान रखा करो यार अपना, आजकल आप बहुत जल्दी शराब पीने के बाद में बिगड़ जाते हो। तो मैं फिर उनको डांट देता था, या फिर बड़े कठोर आवाज में बोल देता है कि तुम्हारे बाप की पी रहा हो क्या, तुम्हारे पैसे की पी रहा हो क्या, मेरा शरीर है, मेरा पैसा है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तुम मेरे को समझाने वाले कौन होते हो। तो इस तरह के दोस्तों उलट सुलट बातें करके मैं वहां से निकल जाता था और फिर शराबखोरी करता था। धीरे धीरे दोस्तों मेरा वो जो पीने का जो तरीका था, जो स्टार्टिंग के लेवल में एक अच्छा कंडीशन में शराब पीता था, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों मेरी वो जो अच्छी लेवल थी वो बिगड़ने लगी, और मैं फिर वो कालचक्र जिसको हम मद्यपान बोलते हैं उसके चक्कर में अटकते गया, और ना चाहते हुए भी दोस्तों शराब पीने लगा। कुछ समय बाद दोस्तों मेरे साथ में कुछ इस तरह के हादसे हुए कि वो हादसे मुझे परेशान करने लगे। शराब पीना और मेरे जो मैं जहाँ पे सर्विस करता हूँ वहाँ के जो मेरे सहयोगी कर्मचारी रहते थे उनके साथ में भी झगड़ा वगैरह करना, उनके साथ में औजार निकालना, बड़ी धमकियां देना, वो इस तरह के चालू थे। एक दिन दोस्तों ऐसे ही एक व्यक्ति से, मेरे सहयोगी कर्मचारी से मैं शराब के नशे में झगड़ा कर बैठा। झगड़ा करने के बाद दोस्तों मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं वो अपनी औजार निकाल बैठा उसके ऊपर, और उसको औजार मारने जा रहा था कि मेरी बीवी ने मेरे को रोका, मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मैं साइट में ड्यूटी करता हूँ, वाटर सप्लाई से रिलेटेड मेरी जॉब है, और मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट का क्वार्टर मिला हुआ है। तो यहाँ पर 2 क्वार्टर है, तो मेरे पड़ोसी जो है वो भी बाजू के क्वार्टर में रहते थे और मैं भी इधर के साइड के क्वार्टर में रहता हूँ। तो जब मेरा उनसे झगड़ा हुआ तो मेरी बीवी उनकी बीवी सब आमने सामने ही थे, झगड़ रहे थे एक दूसरे से। तो तभी दोस्तों मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए रूम में लेके आई, और मेरे को वो औजार छोड़ा के मेरे हाथ से उसको बाहर फेंक दिया, कहाँ फेंका पता नहीं चला मेरे को, और मुझे आराम से सुला दिया कि पहले तुम सो जाओ, दरवाजा बंद करके वो बाहर बैठी। तो दोस्तों जब 4 घंटे बाद मेरी शराब उतरी, तो मैं थोड़ा सा सोच में आ गया था कि यार मैंने कुछ तो भी गलत किया हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा वो ऐसा लग रहा था, क्लिक हो रहा था कि यार मैंने शराब के नशे में आज कुछ उल्टी सिल्टी हरकत करी। तभी मैंने मेरी बीवी को आवाज दिया, मेरी बीवी मेरे पास में रोते हुए आई, और रोते रोते ही मुझे 2-4 सवाल मेरे कान में डाल दिए। बोली, आशु के पप्पा हम नौकरी वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब है, ऐसी जॉब किसी को मिलती नहीं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, आज तुमने शराब के नशे में तुम्हारे सहयोगी कर्मचारी के ऊपर औजार निकाल लिया, वो खुदा ना खास्ता अगर वो औजार उनको लग जाता, उनका ब्लड बाहर निकल आता, उनके इधर उधर के स्पेयर पार्ट को लग जाता, या फिर वो मर जाते, तो आपका क्या होता? आपको जेल हो सकती थी, आपको सजा हो सकती थी, आपकी नौकरी भी जा सकती थी। और जब आपकी नौकरी नहीं रहेंगी तो हम लोग कहाँ जाते? मेरे बच्चे, मैं, इनको कहाँ लेके जाती? आजकल भाई भाई को नहीं होता, और फिर मेरे जो भाई है तो उनका भी अपना परिवार है, वो कहाँ तक मेरे को पालेंगे? आप ही के भरोसे पे हमारा जिंदगी है, आप ही के भरोसे पे हमारी खुशियां है।
तो आप शराब पीने के बाद में ऐसी गलत-सलत हरकतें करेंगे, आपकी एक बार की नौकरी चली जाएगी, तो आप जेल में जाके तो ऐश करोगे। वहाँ पे 2 टाइम का खाना तो भी मिलेगा आपको। लेकिन मैं अपने बच्चों को लेके रास्ते पे कहाँ भटकूंगी दर-दर। तो ये ऐसे कुछ सवाल जब मेरे कान में डाले मेरे बीवी ने, तो दोस्तों मेरे को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा उस समय कि सही बात है यार, कि यार मैं क्या करने वाला था? अगर मेरे हाथ से कुछ उलट-सुलट काम हो जाता, तो मेरे को तो लेने के देने पड़ जाते थे। तो तभी दोस्तों मैंने यही सोचा कि नहीं यार, अभी शराब बहुत हो चुकी है, मेरे को शराब छोड़ना है। लेकिन शराब छोड़ने का तरीका नहीं पता था। शराब कहाँ पे छुड़ाई जाती थी ये मुझे मालूम नहीं था। बस इतना मालूम था दोस्तों कि कोई व्यसन मुक्ति केंद्र होता है, और उस व्यसन मुक्ति केंद्र में मुझे 15 दिन 1 महीना जो भी पीरियड है, वो पीरियड भर वहां पे रहने से मेरी शराब शायद दूर हो सकती है, ऐसा मुझे मन ही मन ख्याल आया। लेकिन व्यसन मुक्ति केंद्र का पता नहीं मालूम था मुझे। तो दोस्तों मेरे डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति जो मेरे दोस्त थे, तो सहज मैंने मेरे बीबी को बोल दिया कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, और जल्दी मैं शराब छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ उपाय करके। मैंने वो दोस्त को फोन लगाया, उसको मेरी आप बीती बताई कि मैं अभी परेशान हो चुका, ना चाहते हुए भी मैं शराब को छोड़ नहीं सकता, ना कम कर सकता हूँ ना छोड़ सकता हूँ। तो यार मेरा नसीब इतना भारी था। वो कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा अगर आपके ऊपर हो नहीं रही, तो इतनी जल्दी हो जाती है कि आपको घर बैठे बैठे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। आपका सिर्फ थोड़ा बहुत लक होना चाहिए। तो मेरे जैसे पापी इंसान का, नालायक इंसान का पता नहीं कहाँ से यार वो नसीब खुल गया कि मैंने 250 लोगों की लिस्ट है मेरे मोबाइल में। तो मैंने 250 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को फोन लगाया, और वो बंदा दोस्तों इत्तेफाक से अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर निकला। मैंने उसको अपनी आप बीती बताई, उसको बताया यार मेरे साथ में ऐसा-ऐसा हो रहा है, ना चाहते हुए भी दोस्तों मैं शराब कम नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने मेरे को थोड़ा बहुत हिम्मत दी, आशा दी, साहस दिया, और मुझे बोले प्रशांत घबरा मत, तेरे जैसी मेरी कंडीशन थी, आज अपने पास में एक रास्ता है, और तू इस तारीख को, इस दिन को, इतने-इतने बजे यहाँ पर आ जा। तो दोस्तों मैं रहता हूँ सावनेर, और उन्होंने मेरे को जो एड्रेस दिया था वो था नागपुर का, और नागपुर से 40 किलोमीटर दूर मैं जॉब करता हूँ। तो मैंने भी थोड़े हिम्मत उसके साथ में उनको बोल दिया कि ठीक है भाई, संडे का दिन आप बता रहे हो, सवेरे 7 बजे की मीटिंग है ये बता रहे हो, तो मैं बराबर संडे के दिन 7 बजे वहां पर जहाँ पे आप एड्रेस दे रहे हो वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा। दोस्तों उस दिन मैंने इतनी सारी शराब पी रखी थी कि मेरे को जब उसकी शराब की जो नशा फटी, तो उसके जो विड्रॉल्स आते हैं दोस्तों, तो वो बड़े भारी भारी आ रहे थे। सर भन्ना रहा था, छाती में धड़धड़ हो रही थी। काफी समय से मैं शराब पी रहा था, तो मेरे हाथ पैर भी कांपना चालू हो जाते थे। जब जब मेरी नशा उतरती थी, तब तब दोस्तों मेरे वो हाथ पैर लड़खड़ा जाते थे। मैं बराबर हाथ से सही ढंग से लिख नहीं सकता था। मैं चाय की प्याली, चाय का कप जो बोलते, वो भी सही ढंग से पकड़ नहीं सकता था। मेरे को नीचे से वो जब प्याली चाय के कप लेता था मैं, तो नीचे से उसको एक दूसरे हाथ से सपोर्ट लगा के पीना पड़ता था। इस तरह से दोस्तों मेरे हाथ हिलना चालू हो गए थे। लेकिन मैं उस शराब के चक्कर में नजरअंदाज कर बैठता था, और जैसे ही शराब मेरे पेट में जाती थी, तो मेरे अंदर में एक प्रकार की हिम्मत, ताकत आ जाती थी, जोश आ जाता था। तो दोस्तों वो अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर ने दोस्तों मेरे को एक शुभ सूचना दी, और इस अप्रतिम मीटिंग में शराब छोड़ने की मेरी इच्छा थी, वो इच्छा लेकर मैं दोस्तों वहां पे चले गया। और जाने के बाद दोस्तों मुझे पता नहीं था वहां पे क्या होने वाला है, मेरे साथ में क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, मैं कैसा वहां पे व्यवहार कर पाऊंगा। दोस्तों मैं मेरी मिसेस के साथ में, नवंबर का महीना था, ठंडी के दिन थे, वहां पे गया। और जाने के बाद में अभी भी मुझे तारीख मालूम है दोस्तों, 8/11/2015 को मेरी वो पहली मीटिंग थी। नवंबर का महीना था और ठंडी के दिन थे। जब मैं दूसरे दिन सवेरे उठा, तो मेरी जो शराब थी वो मेरे पेट से, मेरे शरीर से पूरी तरह से निकल चुकी थी। लेकिन उसकी जो क्रेविंग थी, उसकी जो प्रतिक्रिया शराब उतरने के बाद हमारे शरीर में होती है, वो बड़ी खराब थी दोस्तों। मेरे से उठना नहीं हो रहा था, मेरा सर बनना रहा था, मेरा मतलब सब कुछ दोस्तों बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव सा चल रहा था। और एक प्रकार से मेरी जाने की इच्छा भी नहीं थी। लेकिन फिर भी बीवी को बोल तो दिया था मैंने कि मेरे को शराब छोड़ना है। बीवी बोले तुम कैसा करोगे अभी, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है क्या? मैं हाँ बोल दिया। तो फिक्र मत करो, बोले अपन नागपुर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं लेंगे हम, छोटी एक्टिवा गाड़ी है अपने पास में वो लेंगे, और एक्टिवा नागपुर तक के मैं चलाऊंगी, और नागपुर के अंदर में फिर आप चला लेना। तो दोस्तों मैं नागपुर तक आधे रास्ते तक मेरी बीवी ने गाड़ी चलाई, और मैं पीछे में बैठ के गया। धीरे धीरे दोस्तों जब मेरी स्कूटी चल रही थी, तो मन में विचार आया कि यार एक महिला होके यार इसमें जबरदस्त आत्मविश्वास है, ये स्कूटी चला रही है इतने दूर इतने ठंडी में, और मैं एक इंसान मर्द होकर
पीछे बैठा हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत आत्मग्लानि हुई और वहीं पे रोक के बीवी को बोला कि अब तू पीछे बैठ जा, मैं चला लेता हूँ गाड़ी। दोस्तों नागपुर पहुंचा और नागपुर पहुंचने के बाद में जो स्थल बताया था मेरे को मीटिंग का, वो मीटिंग के स्थल पे मैं गया, लेकिन वहां पे कोई मेरे लिए जाना पहचाना नहीं था। जिस व्यक्ति ने मेरे को मीटिंग का मैसेज दिया था, वो मीटिंग में आया नहीं था उस दिन। मुझे बोले तू फिक्र मत कर, वहां पे बहुत सारे अपने जान पहचान के हैं, मैं किसी एक बंदे को तेरे पास में भेज के तेरे को अंदर बुला लूंगा। तो दोस्तों उसने वहां पे किसी व्यक्ति को बता के रखा था। मैं मेरी बीवी जैसे ही वो मीटिंग हॉल के दरवाजे पे खड़े दिखे उनको, तो वहां से एक बंदा बड़े प्यार से उठ के आया, मेरे से हाथ मिलाया और मेरे कंधे पे हाथ डाल के बोला, भाई आपको शराब की परेशानी है क्या, शराब की प्रॉब्लम है क्या? मैं बोला हाँ भाई, शराब मेरी समस्या है और शराब छोड़ने के लिए मैं आया हूँ। तो बोले भाई यार, बोले आप बहुत सही जगह पे आए हो, टेंशन मत लो, आज से आपकी समस्या अल्कोहलिक एनोनिमस की समस्या रहेंगी। आप सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग में आकर बैठो। 1 घंटे में इस मीटिंग में आपको कुछ करना नहीं है, बैठना है, आपके सिर्फ कान खुले रखने हैं और सुनना है कि इस मीटिंग में आपको क्या क्या बताया जाता है। वैसा ही हुआ दोस्तों, मैं चुपचाप बैठा रहा उस मीटिंग में और वहां पे फिर चालू हुई, प्रेयर के साथ में मीटिंग चालू हुई। उसके बाद में दोस्तों वहां के जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने प्रस्तावना 12 कदम सब कुछ पढ़ लिए। उसके बाद में दौर चला दोस्तों व्यक्तिगत अनुभव का। तो एक व्यक्ति को वहां पर व्यक्तिगत अनुभव के लिए बुलाया गया। वो व्यक्ति ने कहा कि यार, ईश्वर की असीम कृपा की आज मैंने शराब नहीं पी। तो जैसे ये लाइन उसने बोली तो मुझे पता चला कि यार, ईश्वर भी कहीं कृपा करते हैं क्या? और ईश्वर से तो अपनी बनती नहीं। और मैं ठहरा पापी इंसान, शराब पीकर न जाने कौन कौन से कुकर्म कर डाले मैंने, बहुत कुछ गलतियां करी। तो कुछ कुछ गलतियां ऐसी है कि मेरी माफ करने लायक नहीं थी। लेकिन वहां पे वो इंसान बोल रहा था कि मैं एक शराबी हूँ और ईश्वर की असीम कृपा, शराब नहीं पिया मैं आज। दोस्तों मैं सन्न रह गया और जैसे जैसे वो अनुभव मैं आगे आगे सुनते गया, तो उस पीरियड में दोस्तों सुनते सुनते मुझे ये समझ में आया कि यार ये शराब पीना ही अपने आप में एक बीमारी। तो दोस्तों मैं सोचते रह गया कि यार ये भला कोई, यार शराब पीना भी अपने आप में एक बीमारी होती है क्या? और शराब पीना भी कोई बीमारी है? मैं बीमार थोड़ी ना हूँ, मैं तो हट्टा कट्टा इंसान हूँ, मैं फिट हूँ। तो जो मैंने मन में विचार आए, तो सबसे पहले यार दो विचार, मतलब दो सवाल मेरे मन में आए कि यार मैं शराब पी रहा हूँ इसीलिए बीमार हूँ क्या, या फिर बीमार हूँ इसीलिए शराब पी रहा हूँ क्या? तो ये दो सवाल मेरे मन में उठे। और फिर जब जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई, तो वहां पर मैंने वहां के जो चेयरमैन साहब थे, तो उनको मैंने पूछ लिया, भाई यहाँ पर आपने बताया हमको अनुभव में कि यार ये शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है, तो मुझे ये दो चीजों का आप सवालों का उत्तर दो कि शराब पिया हूँ पी रहा हूँ इसीलिए बीमार हूँ क्या, या फिर बीमार हूँ इसीलिए शराब पी रहा हूँ? तो दोस्तों उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आप बीमार हो इसीलिए आप शराब पी रहे हो, क्योंकि आप जो बीमारी के अंतर्गत काम कर रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, जैसे व्यवहार कर रहे हो, वो बीमारी का नाम है मद्यपान, अल्कोहलिज्म जिसको। तो ये बड़ी गहरी बात है, बोले एक दिन में आपके समझ में नहीं आएंगी, लेकिन एक दिन जरूर आपके समझ में आएंगी। इसीलिए आप ये पहले बीमारी को समझो, ये बीमारी को जानो, और उसके बाद में फिर आप खुद का निर्णय लो कि आपको इस बीमारी से बचना है या फिर क्या करना। तो दोस्तों वहां पर मैंने देखा कि ये मीटिंग में यार सभी लोग मेरे से प्यार से बात कर रहे हैं, मेरे सवालों के भी बड़े प्यार से जवाब दे रहे हैं। तो मुझे जो मीटिंग थी वो थोड़ी सी अद्भुत लगी। मुझे ऐसा लगा कि यार ये मद्यपान नाम की बीमारी क्या है क्या नहीं, इसको समझना पड़ेगा, तभी जाके मेरे फायदे वाली चीज कुछ ना कुछ हो सकती है। तो दोस्तों मेरे जो कदम पहले बियर बार की तरफ जाते थे, शराब खाने की तरफ जाते थे, धीरे धीरे वो मीटिंग की तरफ बढ़ने लगे। और ये जो मद्यपान नाम की जो नया वाला शब्द मेरे कान में, मेरे जेहन में, मेरे ब्रेन में घुसा पड़ा था, तो उसका विश्लेषण सुनने के लिए दोस्तों वो मीटिंग में मेरे को जाना था। और मैं गया और कंटिन्यू मीटिंग मेरी चालू होगी, तो वहां पे मेरे को हर एक व्यक्ति से हर एक नए नए अनुभव सुनने को मिले कि जो मैंने बाहर के दुनिया में कभी सुने ही नहीं। सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग है, ये शराब और शराबियत से असंख्य स्त्रियों और पुरुषों की छुटकारा पाने की एक कहानी। तो दोस्तों मुझे भी ऐसा लगा कि यार मेरी भी एक छोटी सी कहानी है, मैं सभी की कहानियां सुनाऊंगा, तभी यार मैं अपनी कहानी सुना पाऊंगा। तो धीरे-धीरे दोस्तों मैंने मद्यपान नाम की बीमारी को समझने का प्रयास किया। तो मुझे आप लोगों के अनुभव से और खुद के अनुभव से जब एक-दूसरे की तुलना करी, तो समझ में आया कि यार वाक़ई ये जो लोग हम मुझे बता रहे हैं अपने अनुभव में, वही अनुभव मेरे साथ मैच हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी कहानी ये अपनी जुबानी बता रहे हैं। तो दोस्तों धीरे-धीरे वो मीटिंग में मद्यपान नाम की बीमारी को समझने के लिए मेरे को कान खुले रखने पड़े। मुझे एकाग्रता के साथ में वो सुनना पड़ता था।
तो तब दोस्तों जैसे-जैसे नए-नए वाक्य, नई-नई रचना मेरे कान में पड़ती थी, वैसे-वैसे दोस्तों मेरे रोम-रोम खड़े हो जाते थे कि यार ये बीमारी कितनी खतरनाक है। जो बीमारी को मैंने कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं, ये लोग अपने आपके अनुभव के माध्यम से मुझे बता रहे हैं कि यार ये बीमारी इतनी खतरनाक है। मेरी फ़ोटो लग सकती थी यार दीवाल में। मेरा परिवार कहाँ के कहाँ चला जाता था, मेरी तरक्की कहाँ के कहाँ रुक जाती थी, मेरा नुकसान कितना हो रहा है, इसका कुछ भी मेरे को अंदाज़ा नहीं था। इतनी खतरनाक बीमारी ये मेरे को हुई है, ये सुनने के बाद में दोस्तों मेरी रूह काँप गई और फिर मुझे पता चला कि यार ये मध्यपाश नाम की सही में वास्तविकता में ही बीमारी है, जिसको डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मान्यता। तो दोस्तों इसका जब विश्लेषण मैंने सुना तो धीरे-धीरे मेरे को समझ में आया कि यार ये जो बीमारी है, ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, बढ़ते जाने वाली बीमारी। उसके बाद में पता चला कि यार ये बीमारी फेटल है, मतलब जानलेवा बीमारी। उसके बाद में पता चला दोस्तों कि ये इनक्यूरेबल बीमारी है, कि इसका दुनिया में कहीं पे इलाज संभव नहीं है। मेडिकल साइंस भी इस बीमारी के सामने हतबल है, हार चुकी है, क्योंकि इसका इलाज अभी तक के मार्केट में ला पाना संभव ही नहीं हुआ। उसके बाद में पता चला दोस्तों कि ये बीमारी है अनप्रेडिक्टेबल, मतलब इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, पूर्वानुमान जिसको बोलते हैं ना, अंदाजा लगाना बोलते हैं उसको, वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये बीमारी मुझे किस हद पे लेके जाके मारेंगी। धीरे-धीरे मारने वाली बीमारी है, मेरे को मारेंगी, मेरे परिवार को मारेंगी, मेरे बच्चों को मारेंगी, मेरे साथ-साथ दोस्तों मेरे रिश्तेदारों को भी दुःख पहुँचाएँगी। उसके बाद में समझ में आया दोस्तों कि ये नेगेटिव थॉट वाली भी बीमारी है। मतलब बुरा-बुरा सा विचार मन में आना, हरदम नेगेटिव बातें सोचना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। तो ये गलत-गलत विचार मन में लाने वाली बीमारी। तो दोस्तों इसको फिर आगे समझने के लिए मुझे पता चला कि जैसे दुनिया में बीमारियाँ है और बीमारियाँ है तो बीमारी के लक्षण भी है। हमें खाँसी आती है, हमें मलेरिया होता है, हमें टीबी होती है, हमें कैंसर होता है, हमें जो कुछ भी होता है बीमारी, तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि यार एक मलेरिया जिस इंसान को होता है तो उसको बुखार आना, ठंडी लगना, इस तरह की कुछ हरकतें, हाई प्रेशर वगैरह शरीर में होता है। तो हम वो लक्षणों के माध्यम से पहचान सकते हैं कि हमें मलेरिया हुआ है, थायराइड हुआ या और भी कुछ बीमारी हुई है। ठीक दोस्तों, इसी तरह से ये बीमारी के भी कुछ लक्षण मेरे को यहाँ पे बताए गए और वो लक्षण सुनने के बाद में दोस्तों मैं तो बड़ा अचंभित हो गया कि यार ये पहली दफा सुन रहा हूँ मैं और ये वास्तविकता में भी मुझे 100% सही लग रहे हैं लक्षण। तो दोस्तों मुझे सबसे पहले समझ में आया कि ये बीमारी को अगर आपको समझना है, तो इसके 3 लक्षण को पहचानना, जानना वो ज़रूरी है और इसके 3 लक्षण दोस्तों मेरे को बताए गए। पहला वाला फिजिकल एलर्जी, मतलब शारीरिक एलर्जी नाम से मुझे बताया गया। तो ये जो फिजिकल एलर्जी होती है, तो इसको हम बोलेंगे संवेदनशील होना, लालच या फिर लालसा निर्माण होना, या फिर बोलेंगे एक ऐसी तलब, शराब के लिए एक ऐसी तलब हमारे शरीर में उत्पन्न होना कि शराब का पहला जो घूंट हम पीते हैं, तो पीते बराबर ही दोस्तों वो एकदम से हम नहीं क्या वो बंदूक में गोली लोड कर देते हैं रिवॉल्वर में और उसका ट्रिगर दबाते, तो जैसे ट्रिगर दबाते फटाक के साथ वो गोली अपने निशाने पे जा लग। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों ये फिजिकल एनर्जी को बताया गया लक्षण कि शराब का पहला ही घूंट पेट में डालते बराबर सक्रिय हो जाना और उसके बाद में शराब का घूंट या फिर जैसे हम शराब पीते हैं उसके बाद में उतर जाती है शराब, उतरने के बाद में फिर से वो शराब पीने की लालसा उत्पन्न होना, फिर पीना, फिर उतरना, फिर पीना, जैसे ही शराब का नशा फटा फिर और शराब पीना। मतलब ये जो काल चक्र है, इसका जो साइकिल है वो कभी थकती नहीं। शराब पियो, टाइट हो गए, फिर उतर गई, ढीले हो गए, तो टाइट होने के लिए फिर और थोड़ी देर बाद कुछ समय बाद वो शराब उतर जाएंगी, फिर वही विचार। तो दोस्तों इसको ये फिजिकल एलर्जी मतलब शारीरिक एलर्जी मुझे बताई गई और इसका स्वरूप मुझे इस तरह से समझाया गया कि पहले मैं जो शुरुआती दौर में मेरा जो शरीर था वो एक प्रकार से दूध, जिसको हम दूध बोलते हैं, दूध जैसा था। लेकिन निरंतर कंटिन्यू सालों साल, दिनों दिन शराब पीते-पीते मेरा शरीर और मेरा मन, इन दोनों की एक ऐसी खतरनाक अवस्था हो जाती है कि मैं चाहकर भी मेरी अवस्था को बदल ही नहीं पाता। मतलब शराब छोड़ने की तो मेरी इच्छा होती है 100%, लेकिन वो इच्छा को मैं एक्शन में ला नहीं सकता, इस तरह की मेरी कंडीशन हो जाती है। मतलब मेरा मन भी बीमार और शरीर भी बीमार। और जब तक मेरे को शराब नहीं मिलेंगी, तब तक दोनों चंगे नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे। इस तरह का वो भ्रम मेरे दिमाग में आ जाता था, आ जाना। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को समझ में आता है दोस्तों कि पहले मेरा शरीर दूध था, अभी दही बन गया है, निरंतर शराब पीते-पीते। और एक बार हमारे दूध का दही अगर बन गया है,
तो उसका फिर से दूध बनना मुश्किल ही है, नामुमकिन है। तो दूध वाला शरीर मैं लेकर आया था, शराब ने उसको दही बना दिया, लेकिन अभी फिर से वो दूध नहीं बन पाएगा। तो इस तरह का दोस्तों ये मेरा अंदर का अंतर्गत पार्ट जिसको बोलते हैं हमारे शरीर के, इस तरह से इसकी अवस्था हो जाती है। जैसे कि ये अभी फिजिकल एनर्जी के बारे में मैं एक और अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि 50 लोग एक बस में बैठे हैं और वो कहीं सफर कर रहे हैं। तो सफर करते करते दोस्तों 50 के 50 लोगों को वोमिटिंग नहीं होती। हम देखते हैं दोस्तों अक्सर कि कभी-कभी हम बस में प्रवास करते हैं, सफर करते हैं, तो पूरे के पूरे लोग वोमिटिंग, उल्टियाँ नहीं करते, उसमें से एक आध आदमी निकलता है, वो वोमिटिंग कर लेता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों कि 49 लोग वोमिटिंग नहीं कर रहे और एक ही बंदा वोमिटिंग कर रहा है? तो इसी को एलर्जी का पार्ट यहाँ पर मेरे को समझाया गया। या फिर हम समझ सकते हैं कि जैसे हम कभी-कभी बैंगन वगैरह खाते हैं, तो कोई-कोई इंसान ऐसा रहता है कि बैंगन खाने के बाद में उसको खुजली चालू हो जाती है। वो बैंगन खाते बराबर थोड़ी देर बाद वो अपने शरीर को खुजाना चालू कर देता है। इसको एलर्जी बोला गया है दोस्तों यहाँ पे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम मोटरसाइकिल लेके मार्केट में जा रहे हैं या फिर किसी गाँव में जा रहे हैं, तो कहीं पे डस्ट वगैरह उड़ के हमारे नाक में आती है, हवा वगैरह चलती है तो हमारी नाक में जाती है, स्वाभाविक है। तो जैसे नाक में वो डस्ट जाती है तो हमें छींके आते हैं। तो ये छींके आना भी वही हमारा शारीरिक एलर्जी का एक पार्ट है। तो इस तरह से ये शराब मद्यपान नाम की जो बीमारी बोली गई है, इसका ये लक्षण जो होता है शारीरिक एलर्जी का, तो ये मुझे बताया गया कि इस तरह से मेरे अंदर में क्या होता है कि मैं जैसे ही शराब का पहला घूंट पीता हूँ, तो मेरे शरीर में एक साइकिल चालू हो जाती है और वो साइकिल ऐसी चलती है कि उसके 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर मेरे को दोबारा शराब पीने की आवश्यकता मतलब एक पैग मारने के बाद मैं रुक ही नहीं सकता। फिर मेरी वो कंटिन्यू साइकिल चालू हो जाती है। एक पैग के ऊपर दूसरा पैग, दूसरे पैग के ऊपर तीसरा पैग, चौथा पैग, पांचवा पैग। मतलब पैग पे पैग मैं इस तरह से चढ़ाते जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, इसका मुझे जनरली समय या फिर मेरी सोच पता ही नहीं करने लगने देती कि यार ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैं तो घर से जब निकलता हूँ शराब पीने के लिए, तो मुझे ये विचार आता है कि नहीं यार कल मेरे को ज्यादा हो गई थी। आज मैं सिर्फ एक 9 शराब पीने के बाद में घर सीधा-सीधा वापिस आ जाऊँगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे पहली 90 मारता हूँ तो उसके 5 मिनट 7 मिनट बाद फिर से मेरे को दूसरी 90 पीने की इच्छा होती है या फिर स्मॉल पैक पीने की इच्छा होती है। उसके बाद में फिर वो मेरा कालचक्र ऐसे चलते जाता है कि मैं अ, जो घर से सोचकर निकला हूँ कि थोड़ी बहुत ही पीकर आऊँगा, तो वो विचार मेरे मन से निकल के बहुत सारी मात्रा में ही शराब पीकर आ जाऊँगा। मतलब एक बार मेरी शराब चालू हो गई तो वो रुकती नहीं। इसी को दोस्तों बोला गया है फिजिकल एलर्जी कि मैं पहला घूंट पीकर खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। पहला ही घूंट जब मेरे शरीर में जाता है तो मुझे और शराब पीने की लालसा, इच्छा, तलब उत्पन्न हो जाती। तो दोस्तों ये जो फिजिकल एलर्जी जिसको बोला गया है, तो इसका भी एक छोटा-सा मिनी और एक लक्षण है रेस्टलेस का मतलब मुझे ये बताया गया है बेचैनी, व्याकुलता मतलब कभी ना थकने वाला। तो ये जो फिजिकल एनर्जी का जो पार्ट है मेरे अंदर में, तो वो जैसे मैं पीता हूँ, उतर जाती है, फिर पीता हूँ, उतर जाती है, फिर पीता हूँ, चढ़ जाती है तो फिर और उतर जाती है। मतलब वो जो साइकिल है कभी थकती नहीं। सवेरे पिया तो दोपहर में पीने की इच्छा होती है, दोपहर में पीने के बाद में फिर शाम को पीने की इच्छा होती है, शाम को फिर उतर गई तो फिर रात को पीने की इच्छा होती है। मतलब उठते-बैठते, सोते-जागते ये जो है एलर्जी का पार्ट, तो ये मेरे अंदर में काम करते रहता है, इसीलिए इसको बोला गया है रेस्टलेस, कभी ना थकने वाली बीमारी। तो दोस्तों इस तरह से मेरे को ये फिजिकल एलर्जी के बारे में समझाया गया और उसके बाद दोस्तों इसका जो सेकंड लक्षण मुझे बताया गया है मेंटल ऑब्सेशन। तो इसके बारे में भी बड़ा अच्छा तरीका मुझे यहाँ पर समझ में आता है जिसको हम मेंटल ऑब्सेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये बताया गया है दोस्तों एक प्रकार का जुनून या फिर एक प्रकार की सनक हमारे दिमाग में निर्माण हो जाती है, एक आकर्षण निर्माण हो जाता है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं हम दोस्तों कि यार किसी इंसान या वस्तु को पाने के लिए पागलपन की हद तक जाना। तो ये जो मानसिक आकर्षण मेंटल ऑब्सेशन बोला गया है दोस्तों मेरे को, तो इसमें मेरे को पता चलता है कि एक ऐसा विचार जो मेरे मन में एक बार आया, तो दूसरा विचार मेरे मन में आता ही नहीं। मतलब शराब पीने का अगर मेरे मन में एक बार विचार आया, तो फिर उसके बाद में वो दूसरा विचार मेरे मन में आता ही नहीं। वही विचार मेरे दिमाग में घूमते रहता है। शराब, 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 शराब। तो इसके लिए भी दोस्तों मेरे को थोड़ा-सा और आगे बताना पड़ता है कि मान लीजिए कि मैं एक जॉब वाला मेरी जो शिफ्ट है, वो 8 से 4 बजे की है। तो क्या होता है दोस्तों ये मेंटल ऑब्सेशन में 8 बजे से लेकर
3 बजे तक के तो मैं अपना साइट वर्क कर लेता हूँ, ऑफिशियल वर्क कर लेता हूँ। लेकिन जैसे 3 बजते हैं, तो मेरे मन में घंटियाँ चालू हो जाती है कि यार अभी 1 घंटे बाद मेरी छुट्टी होने वाली है। फिर मैं क्या करूँगा, 1 घंटे बाद यहाँ से निकलूँगा, मोटरसाइकिल को किक मारूँगा, फिर अपने घर की तरफ जाऊँगा। घर की तरफ जाते-जाते मेरे को मार्केट लगेगा, ढाबा लगेगा, वाइन शॉप लगेगा, बियर बार लगेगा। तो वहाँ से मैं एक नीप लूँगा, वहाँ पे मैं आधी मारूँगा और आधी मैं अपने घर में फिर मारूँगा, हाथ-पैर मुँह धो के, फ्रेश होके मारूँगा या फिर खाना खाते समय मारूँगा। तो ये इस तरह का जो विचार मेरे मन में उत्पन्न होता है, तो शराब तो यार मैं 4 बजे के बाद पीने वाला हूँ ना, लेकिन 3 बजे से ही मेरे मन में वो सनक निर्माण हो जाती है, जुनून निर्माण हो जाता है। तो इसको दोस्तों बोला गया है कि शराब ना पीते हुए भी शराब पीने के बारे में विचार लाना या फिर सोचना। तो यही होता है दोस्तों मेंटल जिसको हम फिजिकल एलर्जी के साथ में जोड़ते हुए कहते हैं कि मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी ये कैंची के 2 पाते हैं और ये 2 पातों के बीच में मैं और मेरा शरीर ऐसे फंसा हुआ है कि अगर मेरा मेंटल ऑब्सेशन जागृत हो जाता है, तो भी कटना मेरे को है या फिर फिजिकल एनर्जी जागृत होती है, तो भी कटना मेरे को है। मतलब दोनों परिस्थिति में दोस्तों मैं शराब पीता हूँ, कि थोड़ा-सा अगर मेरे पेट में गया, तो फिर मेरी साइकिल चालू हो जाती। अगर मुझे शराब पीने का मेंटल ऑब्सेशन आया, तो मैं फिर पीने के लिए दौड़ता हूँ। कुछ भी प्रतिक्रिया ना देते हुए कि मुझे सिर्फ शराब पीना और पाना है, ये 2 ही चीज़ों का दोस्तों मेरे अंदर में जुनून आता है। तो इस तरह से दोस्तों मुझे ये फिजिकल एनर्जी और मेंटल ऑब्सेशन के बारे में बताया गया है। तो ये जो मेंटल ऑब्सेशन का जो एक लक्षण बताया है, तो उसका भी एक और उसको समझने के लिए एक छोटा-सा लक्षण यहाँ पे बताया गया है, इरिटेबल। इरिटेबल का मतलब भी बताया है दोस्तों मुझे, चिड़चिड़ा होना, उत्तेजना या फिर हम हिंदी में बोलते हैं ना यार, वो तुनक मिजाजी इंसान छोटी-छोटी बात पे बिल्कुल चिड़चिड़ जाता है। उसके समझ में जल्दी बात फिट नहीं आती, उसको ऐसा मत बोल, वो जल्दी से शीघ्र क्रोधित हो जाता है। तो इसको इरिटेबल बोला गया है दोस्तों, ये मेंटल ऑब्सेशन वाले पार्ट। उसके बाद में दोस्तों मेरे को यहाँ पर तीसरा और आखिरी लक्षण बताया है, स्पिरिचुअल बैंकक्रप्ट। तो इसको हम ये भी बोलना चाहेंगे कि आध्यात्मिक शून्यता होना या फिर ईश्वर से दूर हो जाना या फिर खुद को ही ईश्वर बनाने की कोशिश करना। तो हमारा ये जो प्रोग्राम बताया गया है दोस्तों, ये आध्यात्मिक प्रोग्राम बताया गया है और ये आध्यात्मिक प्रोग्राम राजनीतिकता से अलग है, धार्मिकता से अलग है। ये दोनों चीज़ों से हट के ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पर सोचते हैं स्पिरिचुअल बैंकरप्सी मतलब नैतिकता का अधःपतन हो जाना। तो दोस्तों ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी में मेरे को समझ में आता है कि मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का दोस्त हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ। मतलब ये कि मैं सामाजिक प्राणी हूँ, समाज में रहने वाला प्राणी हूँ और मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती है, कर्तव्य होते हैं, मेरे समाज के प्रति, मेरे दोस्तों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे घर के प्रति। तो ये सब चीज़ों से दोस्तों मैं दूर भागने लगता हूँ। इसी को ये नैतिकता का अधःपतन यहाँ पर मेरे को समझ में आता है। तो दोस्तों ये नैतिकता के अधःपतन में क्या होता है कि मैं अपने मूलभूत कर्तव्यों को भूल जाता हूँ और फिर अपनी धुन में मगन होकर ये जो शराब पीने का जो मेरा तरीका है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, इसके बारे में ना सोचते हुए मैं अंधाधुंध तरीके से शराब पीकर गलत हरकतें करना, उलट-सुलट व्यवहार करना, मेरी वाणी को मतलब मेरी वाणी बदल जाती है उसमें। हर किसी से मैं घमंड से बात करूँगा। तो इस तरह की दोस्तों जो चीज़ें हैं, तो वो मेरे को यहाँ पर समझ में आती है। तो इसका जो और एक लक्षण बताया स्पिरिचुअल बैंकरप्सी का, डिस्कंटेंट का मतलब मुझे ये बताया गया दोस्तों कि अस्थिर रहना। अस्थिर मतलब जो मेरा मानसिक विचार जो होता है ना, कभी इस जगह पे, कभी उस जगह पे, तो एक जगह पे रहता नहीं। असंतुष्ट बोला गया है उसको। मतलब एक चीज़ पाकर मैं संतुष्ट नहीं होता। वो एक चीज़ अगर मेरे को मिल गई तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे और मतलब हरदम सब कुछ होते हुए भी नाखुश होना। तो ये इस तरह का दोस्तों एक लक्षण है स्पिरिचुअल बैंकरप्सी के बारे में मेरे को यहाँ पे बताया। दोस्तों मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर स्पिरिचुअल बैंकरप्सी का। मैं 8/11/2015 को अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में हाज़िर हुआ, उपस्थित हुआ और वो कहते हैं ना दोस्तों कि किसी-किसी को पहले ही मीटिंग में क्लिक हो जाता है, मतलब ईश्वर की कृपा हो जाती है, तो उसको लकी इंसान बोलते हैं। तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ था। 8/11/2015 को जब मैं पहली मीटिंग किया, तो एक ही दिन में दोस्तों मैंने को 3 मीटिंगें करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वो सवेरे 7 बजे से लेके 8 बजे की किया, उसके बाद में किसी दूसरे ग्रुप में मुझे पता बताया कि अब तू वहाँ पे जा भाई। तो 12 बजे से 1 बजे की मीटिंग किया और फिर वहां से मुझे और पता चला कि शाम की भी मीटिंग है एक जगह पे। तो शाम के फिर 7 से 8 बजे की ऐसे एक ही दिन में मैंने 3 मीटिंग किया। तो
एक ही दिन में वो क्लिक हो गया दोस्तों मेरे को, और शराब से दूर होने की जो इच्छा मेरी थी, वो प्रबल हो गई, मजबूत हो गई। और उसी समय से दोस्तों मैंने शराब से दूरी भी पा रखी। तो कंटिन्यू मीटिंग में जा जाके दोस्तों मेरे को समझ में आ गया था, मद्यपान नाम की एक बीमारी है। इसको बचना है तो हमको वन डे एट अ टाइम अपनाना पड़ेगा। मुझे प्रामाणिक रहना पड़ेगा, मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी, मुझे ईश्वर से हिम्मत, ताकत, मदद मांगनी पड़ेगी। मेरी जो समस्या है मुझे मेरे फेलोशिप में बतानी पड़ेगी, उनका भी कुछ मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। जब मुझे शराब पीने का ऑब्सेशन आता है तो मुझे मेरे फेलोशिप से, मेरे स्पॉन्सर से बात करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें दोस्तों मैं समझ गया था, और वहां पर किसी इंसान के साथ में मेरी थोड़ी बहुत नहीं जम रही थी। तो वो थोड़े बहुत शाब्दिक विवाद को लेकर मैं थोड़ा-सा अ, मीटिंग से दूर होने लगा। मैं बीवी के पास में आया। दोस्तों ये 2.5 साल बाद हुआ। 8/11/2015 को मैं मीटिंग में जॉइन हुआ। ये एक दिन के आधार पर सोब्रिटी चालू हुई, और 2.5 साल तक के दोस्तों मैं शराब से दूर रहा। तब तक मैं मीटिंग में था। और धीरे-धीरे दोस्तों फिर वो मेरा अहंकार जाग गया कि अरे यार, अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर अच्छे नहीं होते। अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर वो डायस पे कुछ बोलते हैं, और इधर इनका व्यवहार कुछ अलग होता है। तो ये कुछ उलझनों को लेकर मेरी एक व्यक्ति से थोड़ी अनबन हो गई थी, शाब्दिक वाद-विवाद हो गया था। और उसी के चलते मैंने मन बना लिया कि आज के बाद मैं इस मीटिंग को करूँगा नहीं। और मैंने मीटिंग को न जाने का फैसला किया, बीवी को बता दिया कि अभी 2.5 साल से मेरे को सब समझ में आ गया, तो अभी मैं जाऊँगा नहीं। बीवी क्या बोलने वाली है? बीवी बोले, "जैसे आपकी इच्छा है यार, आपको जो समझ में आता है वो करो, लेकिन अच्छे रहो।" तो दोस्तों 2.5 साल तक के मैं सोबर रहा, और 2.5 साल के बाद मैंने मीटिंगों में जाना बंद कर दिया। और वो 6 महीना तक के दोस्तों मैं अपने बलबूते पे एक दिन के आधार पर निकाला। और उसके बाद दोस्तों अब मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ, तो फिर मेरे होश ठिकाने आए। तो दोस्तों हुआ ये था, 2.5 साल में सोबर रहने के बाद में ईश्वर की कृपा से मेरे हाथ में एक अच्छा मार्केटिंग का बिजनेस लगा। और वो बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में दोस्तों मेरे को बार-बार घूमना पड़ता था, डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता था। तो वो चक्कर में दोस्तों मैं बाहर जाता था। और एक दिन एक वो कंपनी ने हमें टारगेट दिया था, और वो टारगेट को अचीव करने के बाद में हमारा जो स्वागत था, वो स्वागत मुंबई के ताज होटल में होने वाला था। तो वो चक्कर में दोस्तों मैंने वो टारगेट अचीव किया, और फिर मेरा वो होटल ताज में स्वागत हुआ। दिन भर दोस्तों मेरी वाहवाही तारीफ हुई, मैंने वहाँ के फोटो-वोटो खींचे, सब कुछ व्यवस्थित था, सब खुशनुमा माहौल था। वो माहौल का जो वीडियो था, उसके पोस्ट थे, तो मैं मेरे ही अल्कोहलिक एनोनिमस के एक दोस्त से शेयर करता था, वो भी बड़ी तारीफ़ें वगैरह करता था। तो दोस्तों हुआ यूँ कि वो मार्केटिंग बिज़नेस के चक्कर में मुझे नागपुर में मीटिंग करने के लिए जाना पड़ता था। एक दिन वो मीटिंग करने के बाद में मैं मेरे वहाँ के अपलाइन जो बोलते हैं उसको, मेरे से सीनियर व्यक्ति के साथ में वापिस आ रहा था। तो वापिस जैसे आ रहा था तो वो थोड़ा-सा पीने वाला इंसान था, और मैं ना पीने वाला इंसान था। तो उसकी पीने की इच्छा हो गई, बोले, "भाई प्रशांत, मेरे को थोड़ा बहुत पीना है। तू तो पीता है कि नहीं पीता मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को पीना है।" तो मैंने उसको बोल दिया, "भाई आप जाओ, पी सकते हो, लेकिन मैं नहीं पीऊँगा।" ये सोचकर दोस्त को उसको एक बियर बार के सामने लेके गया, और ले जाने के बाद में उसको बोला, "तू बियर बार में जाओ, और मैं बाहर रुकता हूँ, क्योंकि मैं अंदर आऊँगा नहीं।" क्योंकि 2.5 साल से मीटिंगें कर रहा था, तो मुझे समझ में था कि ऐसी गलत जगह पे, भीड़-भाड़ वाली जगह पे जाना नहीं, कि जहाँ पे आपका मन खराब हो जाए, पीने के लिए आसानी से आपको चीज़ें अवेलेबल हो। तो दोस्तों वो इंसान वहाँ पे चले गया, मैं पानी पीता हूँ। वो इंसान वहाँ पे चले गया दोस्तों, और मैं बाहर में मोटरसाइकिल पे अपना मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह देखने लगा। देखते-देखते 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, वो आदमी अंदर से बाहर नहीं आ रहा था। मैं फिर बोर हो गया। फिर मैंने सोचा, यार ये आदमी बाहर क्यों नहीं आ रहा? मुझे ऐसा लगा कि यार ये बोर कर रहा है मेरे को। तो ऐसा करे कि अपन ही खुद चलते वहाँ पे, और इसको उठा के ला लेते। दोस्तों ये सोचकर मैं गया था वो बियर बार में, और जैसे बियर बार में गया तो उसका वो पैक थोड़ा-सा बचा हुआ था। वो मेरे को बोले, "यार ये पैक मारने के लिए 10 मिनट और लगेंगे, तो तू ऐसा कर, अंदर आ गया तो अंदर आया तो तू यहाँ पे बैठ जा, और एक आधा कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा ले। तब तक तू कोल्ड ड्रिंक पी, और मैं अपना शराब का पैक खाली करता हूँ।" मैंने कहा, यार ये बात ठीक है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीते हुए भी 10 मिनट यहाँ पे गुजार सकता हूँ। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक मंगाई, कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। और वो बियर बार में जब वो चेयर पे मैं बैठा वहाँ पे, तो आजू-बाजू के टेबल सजे हुए थे। कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग हँसी कर रहे थे, कुछ लोग मजाक कर रहे थे, कुछ लोग चिकन, मटन इसका उसका ऑर्डर दे रहे थे। तो वहाँ का जो खुशनुमा जो माहौल था, वो देख के मेरे मन में बेईमानी उतर गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं सावनेर से 50 किलोमीटर दूर नागपुर में हूँ, और यहाँ पे अगर मैं एक आध पैक मार लेता हूँ, तो मुझे कितना मजा आएगा, और घर जाते-जाते वो मेरी शराब उतर भी जाएँगी, मतलब बीवी को पता भी नहीं चलेगा।
तो क्यों ना यार बोला एक नीप का आधा पैक बना के मैं पी लूं। तो दोस्तों मेरे मन में वो आकर्षण उत्पन्न हुआ और वही विचार मैंने मेरे दोस्त को बताया और उसको बोला ऐसी ऐसी मेरे को हो रही है इच्छा। तो भैया तेरी इच्छा बोले तेरे को पीना है, किसने मना किया, मैं मंगा देता हूँ। दोस्तों हकीकत में उसने वो नीप मंगाई, वो नीप में से आधी नीप मैंने खुद पी लिया और फिर ये सोच के पिया कि घर जाने तक के उतर जाएंगी और आधी नीप की कोई स्मेल वगैरह आती नहीं, तब तक कुछ तम्बाकू या फिर सेंटेड चीज खा के मैं उसको दबा सकता हूँ करके। दोस्तों वो यकीन मानिए वो आधी नीप जाने के बाद में मुझे इस तरह से वो खुशी हुई कि कम से कम 2.25 साल बाद या फिर 3 साल को कुछ महीने बचे हुए थे, उसके बाद मैं जब पी रहा था तो आधे नीप ने मेरे को इतना अच्छा मजा दिया कि वहीं पे मैं आसमान में गुलाबी बादलों में उड़ने लगा और फिर इधर उधर की रंगीली बातें करने लगा। देखते ही देखते दोस्तों आधा घंटा वो बियर बार में मेरा चले गया। शराब थोड़ी थोड़ी उतरने लगी थी तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना यार और थोड़ी बहुत पी जाए, अभी एक 90 और मारता हूँ और अपने घर जाता हूँ। ये सोच के मैंने दूसरी 90 मंगाई और जब दूसरी 90 मेरे पेट में गई दोस्तों, तो फिर मैंने जो खुद से कमिटमेंट करा था कि यार मैं एक पैक पीकर सीधा सावनेर चले जाऊंगा, मैं थोड़ी सी पीकर अपने आप को नियंत्रित कर लूंगा, ये मेरी सोची दोस्तों बियर बार में गायब होगी। फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि यार चलो यार अभी तो पी लिए, लेकिन अभी ऐसा करते कि आज के दिन पूरा का पूरा मजा लेते, कल से फिर से बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये सोच के मैं वहीं पे बैठा, एक नींब हुई, दूसरी नींब हुई, उसके बाद में 2.5 नींब होगी। तो 2.5 नींब होने के बाद में फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अभी मैं टाइट हुआ हूँ, अभी मेरे को घर जाना चाहिए। तो ये सोच के मैं और वो मेरे जो अपलाइन थे इंसान, उनको उठाया मोटरसाइकिल पे, उनको उनके घर पे छोड़ने के लिए गया और जाते बराबर उनको घर छोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों कि उनको छोड़ने के बाद में भी मैंने सीधा सीधा सावनेर से नागपुर से सावनेर आना चाहिए था ना, लेकिन वहां पे भी मुझे एक दोस्त का ख्याल आया। मैं बोला क्यों ना यार इसको मिलता हुआ चलूं। वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे उसका मकान था। दोस्तों उससे मिलने के चक्कर में मैंने उसको फोन लगाया और इत्तेफाक से वो बियर बार में शराब पी रहा था। तो दोस्तों वो बियर बार में शराब पी रहा था, मेरे को बोले यार मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आजा भाई। मेरे मन में फिर से वो शराब पीने की सनक, लालसा जिसको बोला गया है, वो निर्माण हुई और मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ में भी थोड़ी बहुत पी लूंगा, फिर घर जाना ही जाना है। अब दोस्तों मैं उसके पास में गया, उसके पास में बैठा, वहां पर थोड़ी सी पीने के बजाय और बहुत सारी पी गया और मैं 5 बजे मीटिंग को गया था ना, देखते देखते वहां पे 11 सवा 11 बच चुके थे दोस्तों शराब पीते। जब वो बियर बार बंद होने का समय हुआ तो बियर बार वाले मालक ने बोला भाई अब आप बाहर जाओ, बियर बार बंद होने वाला है। तब जाके दोस्तों हम 11:30 बजे के आसपास बियर बार के बाहर आए और फिर मैं उसको क्या बोलने लगा कि यार भाई अभी मैं जाता हूँ, घर जाना है मेरे को। और वो हुआ उस पीरियड में ऐसा था कि मैं जैसे घर से निकला था दिन में और शाम को मैंने घर में बीवी को बता दिया था कि मैं शाम के 5, 6, 7 बजे तक के आ जाऊंगा करके। तो 7 बजे से मोबाइल की घंटियां बजना चालू हुआ और मैं वहां पे पी रहा था दोस्तों के साथ में। तो वो घंटियां बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी मेरे बीवी के फोन की। तो मैंने वो फोन म्यूट पे डाल दिया कि घंटी बजेंगी तो बीवी मेरी समझ जाएंगी कि यार ये बंदा कोई काम में है इसीलिए फोन नहीं उठा रहा। तो मैंने म्यूट पे डाल दिया और मैंने बीवी से बात ही नहीं करी। तो फिर वो दूसरे दोस्त के पास में जाने के बाद में और पी लिया और उसके बाद में इतना मैं अनियंत्रित हो गया कि मेरे से सही ढंग से गाड़ी भी चलाना नहीं हो रहा था। तो मेरा दोस्त बोले, प्रशांत भाई बोले आप रात को यहीं पे मेरे घर में मुक्काम करो और सवेरे चले जाना। लेकिन मैं मानने वाला कहा था, ये बीमारी ऐसी है, ना मानने वाली बीमारी बोलते हैं ना। मैं उसको बता दिया मेरी बीबी बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं रात भर अगर इधर रहूंगा तो फिर वो कैसे रात गुजारेंगे, क्या सोचेंगे कि मेरे को क्या हुआ क्या नहीं। देखिए दोस्तों, इधर जब मेरी बीवी फोन कर रही है मेरे को तो मैंने फोन उठा के उसको बोलना चाहिए था कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं वैसा किया। लेकिन वहां पे बड़ी अलग तरीके से बातें कर रहा था कि मेरे को मेरे परिवार की चिंता है, मेरे को घर जाना है। तो वो बोले ठीक है भाई जाना है तेरे को जा, लेकिन आराम से जा। दोस्तों वहां से निकला मैं हेलमेट वगैरह पहन के। तो वहां से 20-25 किलोमीटर हाईवे रोड है हमारे सामने आने के लिए, वहां से आया और 20-25 किलोमीटर आने के बाद में एक छोटा सा गांव लगा। तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि यार अभी मेरी जो शराब है वो ज्यादा होगी, मेरी गाड़ी लहर सकती है, मैं गिर सकता हूँ, मैं फूट सकता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है या फिर मैं अपनी गाड़ी किसी को भी ठोक सकता हूँ। तो ये सोच के दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अभी रुक जाना चाहिए और इस जगह पे 5 से 10 मिनट आराम करना चाहिए और 10 मिनट बाद अपन ने निकलना चाहिए। ये सोच के दोस्तों वहां पे एक छोटा सा बस स्टॉप है, उसके बाजू में जो फुटपाथ की रेलिंग वगैरह लगी होती है, तो वो रेलिंग के बाजू में फुटपाथ पे मैं बैठ गया, हेलमेट निकाला, थोड़ा सा मुंह पे पानी मारा और 5 मिनट में दोस्तों जैसे वहां पे बैठा पता नहीं
मेरे होश कब गुम हो गए, मैं वहीं पे बैठे बैठे लेट गया। मैं वहां पे जमीन पे कब गिरा कब नहीं मुझे कुछ भी ख्याल नहीं। तो वहां पे मैं कम से कम 12:15 बजे के आसपास पहुंचा और 4 या 3:45 बजे के आसपास तक, मतलब 3 से 4 घंटे वो फुटपाथ पे पड़ा रहा। 3:45 4 बजे के आसपास दोस्तों मेरी जब नींद खुल गई, मतलब नशा फट गया, तो मैं घबरा के उठा और देखता हूँ तो क्या यार, पूरी गंदगी गंदगी। जो मैंने बहुत सारी मात्रा में शराब पी रखी थी, खाना वगैरह थोड़ा बहुत खा लिया था, वो सब वोमिटिंग करके बाहर आ चुका था मेरी निद्रा अवस्था में या फिर बेहोशी की हालत में। तो मैं शर्टिंग शूटिंग करके दोस्तों उस मीटिंग में गया था। तो जब मैंने सोते सोते ही बेहोशी की हालत में वोमिटिंग किए, तो वो जो वोमिटिंग था वो मेरे पूरे चेहरे पे, गाल पे, इधर उधर, कपड़ों पे, बालों पे वो लग चुका था। मिट्टी मसरी मिश्रित था, मतलब डस्ट वगैरह रहती है ना वहां पे फुटपाथ पे। मैं जैसे वहां पे उठा दोस्तों, देखा कि मेरे शरीर से यार एकदम खराब खतरनाक बदबू आ रही। और फिर हाथ वाथ लगा के देखा मैंने चेहरे वेहरे पे, तो पता चला कि यार ये तो वोमिटिंग की है, शराब की भी बदबू है। तब दोस्तों मेरे को एक अलग सी फीलिंग हुई कि यार ये मैं क्या किया यार। मैं 3 साल को थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, मतलब कम से कम 2.25 3 साल से शराब से दूर हूँ, और आज सिर्फ मैंने 90 पीने के चक्कर में इतनी सारी, मतलब पहले दिन मेरा नैतिकता का आधा पता इतना कैसे क्या हो गया, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मैंने देखा मेरा हेलमेट अलग पड़ा है, मेरे ऊपर के जेब में मोबाइल था वो आजू बाजू में पड़ा है, और मेरे जेब में 7-8 हजार रुपए थे वो पड़े हैं वैसे। गाड़ी की चाबी गाड़ी को लगी हुई है और मैं अकेला इस सुनसान रोड पे। तो मेरी रूह कांप गई दोस्तों। अब मैंने ये सोचा कि अब घर कैसे जाऊं इतनी रात को, लेकिन जाना यार तो था दोस्तों। हाँ भाई, सब। हाँ हेलो। हाँ, सॉरी सॉरी। तो फिर मैं सोचने लगा कि यार अब जाना तो पड़ेगा मुझे। कैसे तो भी हिम्मत जुटा के दोस्तों मैं मेरे क्वार्टर पे आया। मैं क्वार्टर में रहता हूँ, और जैसे गाड़ी मैंने मेरे क्वार्टर के दरवाजे के आगे लगा दी, तो देखता हूँ कि दरवाजे को लग के थोड़ा सा सोफा है मेरा वाला। तो बीबी वहां से दरवाजा खोले, लाइट चालू किए, रात भर जगी थी मेरे लिए कि यार ये बंदा फोन नहीं उठा रहा, ये बंदा कुछ बता नहीं रहा कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, इसका क्या हुआ होगा, दारू तो नहीं पिया होगा, इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, पुलिस वालों ने तो कुछ नहीं किया होगा। वो अपने रात भर वही अपने अरे यार चुप मानसिक। भाई, यार चुप भाई, यार ये सब चूतिया पाए है। हेलो। मयंक भाई, मीटिंग का डेकोरम प्लीज बनाए रखें। हेलो। हाँ नितिन भाई, करूँ जी चालू? भाई, जी भाई, आप कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू रखें। अच्छा। तो दोस्तों जैसे मैं घर में आया तो मेरी बीवी एकटक दरवाजे की तरफ देख रही थी, और जैसे मेरे को मैं दिखा उनको, तो आंखों से आंसू आ गए उनके, मेरी वो अवस्था देख के। क्योंकि शर्टिंग शूटिंग करने वाला इंसान था, पूरे खराब खराब कपड़े से भर चुका था, मेरे शरीर से कैसी कैसी बदबू आ रही थी जो मेरे को खुद को सहन नहीं हो रही थी। वो देखते बराबर दोस्तों मेरी बीवी ने कुछ मेरे को बोला तो नहीं, लेकिन मेरे को बोले मैं पानी गर्म कर देती हूँ, पहले नहा लो, सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। दोस्तों मैं नहाया, कपड़े वपड़े बदल लिया और सीधा सो गया। दूसरे दिन जब दोस्तों उठा मैं, तो वो आत्मग्लानि जिसको बोलते हैं ना, तो वो मेरे को पश्चाताप की लहर मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार मैं क्या कर बैठा। मैं तो अच्छा खासा 2.25 3 साल से शराब से दूर था, और थोड़ी सी शराब पीने के लालच में यार इतनी सारी शराब पी गया, और खुद को अभी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन दोस्तों जब मैं वो फुटपाथ पे 3 से 4 घंटे सोया रहा, तो उस एरिया के बारे में जब मैंने जानकारी ली, तो मेरे को पता चला कि वो एरिया बड़ा डेंजर था। क्योंकि ये जो सावनेर एरिया बोलते हैं हमारे नागपुर विदर्भ का, तो ये डब्ल्यूसीएल वाला एरिया है। और डब्ल्यूसीएल में खास करके उधर यूपी, बिहार, गाजियाबाद के साइड के लोग करते हैं ड्यूटियां। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे क्रिमिनल भी लोग रहते हैं, लूटपाट भी होती है। लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब माना कि यार मेरे साथ में ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ। मेरे जेब में 7-8 हजार रुपए थे, हाथ में उंगली में अंगूठी थी, मोबाइल था 20-25 हजार का, मोटरसाइकिल थी। तो जब दोस्तों मैंने सोचा कि यार यहाँ पर अगर कोई लुटारू गुंडा आ जाता था, मेरे गले पे चीरा मार के मेरे को सुला देता था, और ये सारी चीजें लूट कर लेके जाता था, तो ना उसका पता चलता ना मेरा पता चलता, मैं तो अपना सीधा स्वर्ग चले गया रहता दोस्तों इस परिस्थिति में। तो दोस्तों मेरे जो मन में विचार आए कि यार ठीक है, मेरा जो पैसा जाता, अंगूठी जाती, वो तो फिर से कमा लेते थे अपन, लेकिन अगर मेरी जान उस पीरियड में चली जाती लूटपाट के अंतर्गत, तो फिर इसमें मेरे परिवार का क्या होता, क्या हाल होता। फिर से दोस्तों वही बातें चालू हुई। तब से दोस्तों मैंने समझ लिया कि यार नहीं, ये इतनी खतरनाक चीज है कि अभी शराब को छोड़ना बोलो तो मतलब हाथ ही नहीं लगाने। दूसरे दिन से मैंने बीवी से वादा किया कि एक बार और मेरे से भरोसा कर और करके देख, मैं इस बार शराब से दूर होकर दिखलाऊंगा और एक अच्छा इंसान होकर दिखलाऊंगा। ये सोच के दोस्तों मैं फिर से मीटिंगें ज्वाइन करी, फिर से दोस्तों नया
दिन, नई शुरुआत बोलते हैं ना, वो तरीके से मैंने चालू की। आप लोगों ने दोस्तों मेरे को बाहर नहीं किया, मेरे को भगाया नहीं मीटिंग से। मैं जब मीटिंग में आया तो मुझे बताया गया कि यार ये 24 घंटे अल्कोहलिक एनोनिमस का हमारे जैसे शराबियों के लिए दरवाजा जो है वो खुला रहने वाला है। तो दोस्तों मेरे को फिर से आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों ने मेरे को अपनाए। उसके बाद में दोस्तों मैंने ठान लिया कि एक घाव 2 टुकड़े करना है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है ये इस तरह से है कि आपको या तो शराब छोड़ना पड़ेगा या तो फिर प्रोग्राम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दारू शराब के लिए कोई जगह है ही नहीं। और ठीक वैसे ही हुआ दोस्तों, मैंने फिर से ईश्वर से माफी मांगी। आत्मग्लानि में आके वो जो बोलते हैं ना कि हमारा प्रोग्राम पश्चाताप करने का नहीं है, प्रायश्चित करने का है, तो मैंने पश्चाताप करने की बजाय प्रायश्चित पे ज्यादा जोर दिया। फिर से नई शुरुआत की और फिर से धीरे धीरे एक दिन के आधार पर शराब से दूर होने लगा। तो दोस्तों इसमें मेरे को ये समझ में आता है कि ये जो बीमारी है कितनी घातक है। इसकी फिजिकल एलर्जी भी खत्म कर देती है मेरे को, मेंटल ऑब्सेशन फिर से शराब पीने के लिए मजबूर कर देता है। और जब ये दोनों चीजें मेरे अंदर में आती है तो मेरा जो नैतिकता का अधपतन है, जो मेरे मूलभूत कर्तव्य है, इसको मैं भूल जाता हूँ। मैं खुद के लिए ही क्या करना है क्या नहीं करना है, शराब को कैसे पीना है और शराब को कैसे पाना है, बस यही बातें सोचते रहता हूँ दोस्तों। तो इसका भी मेरे को एक लक्षण वही बताया गया, वो डिसकंटेंट नहीं क्या, असंतुष्ट, नाराज, अस्थिर रहना, ये मेरे को बताया गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये बीमारी का और ये बताया कि ये जो बीमारी हमारे साथ में कैसा आचरण करती है या फिर व्यवहार जिसको बोलते हैं, तो इसका व्यवहार झूठ से चालू होता है, चोरी से चालू होता है, धोखा जिसको बोलते हैं, बेईमानी जिसको बोलते हैं, मतलब झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, बेईमानी करना, ये सारे के सारे अवगुण मैं शराब पीने के लिए, शराब पाने के लिए करते रहता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों इसका जो नेचर यानी स्वभाव बोलते हैं ना दोस्तों, वो स्वभाव भी है। मतलब पहला वाला बताया गया दोस्तों, इम्पल्सिव नेचर, मतलब परिणाम का विचार किए बिना ही शराब पीने के लिए बिल्कुल वो इच्छा उत्पन्न हो जाना कि शराब पीने के बाद में मेरे साथ में क्या होने वाला है, शराब पीने के बाद में मैं बिगड़ जाता हूँ, ये जो ऐसी सोच रही थी हमारी, तो ये सब परिणाम का विचार किए बिना ही दोस्तों वो पीने की इच्छा हमारे अंदर में उत्पन्न होती है, उसको इम्पल्सिव नेचर यहाँ पर मुझे प्रोग्राम ने बताया। दूसरा नेचर बताया दोस्तों, कंपल्सिव नेचर, मतलब ये बलपूर्वक, जबरदस्ती पूर्वक बोला जाता है। मतलब शराब पीने के लिए या फिर एक ऐसी बात होती है कि मुझे शराब ही पीना है, तो अपने आप को बाध्य करना जिसको बोलते हैं कि नहीं यार, किसी भी परिस्थिति में मैं शराब पीकर रहूंगा। आज मेरे को दुख हुआ, नहीं शराब पीना है। आज मेरे घर में खुशी का वातावरण हुआ, मेरे को शराब पीना है। मतलब दोनों परिस्थिति में शराब पीकर ही रहूंगा। इसी को दोस्तों मेरे को कंपल्सिव नेचर यहाँ पर समझाया गया। जब दोस्तों मैं ये देखता हूँ ना कि यार मेरी शराबखोरी इतनी बढ़ गई है, और ये जो मेंटल ऑब्सेशन, उसके बाद में फिजिकल एलर्जी, उसके बाद में अपना स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, ये अगर तीनों को मैं देखता हूँ तो उसके बाद में दोस्तों समझ में आता है कि ये तीनों चीजें मेरे अंदर में अभी भी भरी पड़ी है। तो समझ में नहीं आता दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रोग्राम में निरंतर आने से मुझे समझ में आता है कि ये बीमारी को हम वन डे एट अ टाइम के तहत रोक सकते हैं। एक दिन के आधार पर मैं इस बीमारी से छुटकारा पा सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी भर ये बीमारी छूटने वाली नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। और ये मेरे साथ में चतुर, चालाक, ऐसा इसको बोला जाता है, कनिंग, बफलिंग और पावरफुल, शक्तिशाली बीमारी इसको बताया जाता है। तो ये सब कुछ दोस्तों मैंने अपने जो शराबीपन का जो समय था, शराबीपन के दिनों में जो जो भी मेरे साथ में अनुभव आए, ये अनुभव से मैंने टैली करके देखा, और तब जाके दोस्तों मैंने ये बीमारी को माना। क्योंकि मैं बेवड़ा इंसान इतना चतुर चालाक रहता हूँ कि मैं खुद को ही अपना बुद्धिमान, अपनी अक्कल होशियारी चलाने लगता हूँ ना मैं, तो जो आसानी से हमको चीजें बताई जाती है वो हम सुनते नहीं। वो कहा जाता है ना दोस्तों कि हमारे पास में आज मोबाइल है, तो मोबाइल को चालू करो, गूगल पे चले जाओ, खड़े खड़े आप अमेरिका देख सकते हो मोबाइल पे, जापान देख सकते हो, चाइना देख सकते हो, इंडिया का हर कोना देख सकते हो। और वो मोबाइल पे हम लोग मान भी सकते हैं कि सही में यार इस धरती पे जापान नाम की कोई देश है, अमेरिका नाम का कोई देश है, चाइना नाम का कोई देश है। तो दोस्तों हम ये क्यों नहीं मानते कि हम इस मीटिंग में आते हैं और मीटिंग में यहाँ पर जो अनुभव बताए जाते हैं, तो वो अनुभव देखने के लिए यार मेरे को शराब पीकर फिर से वो अनुभव प्राप्त करने तक की क्या आवश्यकता है।
जब आगे वाला भाई अपने अनुभव हमको दे रहा है कि भाई मेरे साथ में ये शराब पीने के बाद में ऐसा ऐसा होता है, शराब पीने के बाद में मैं बिगड़ जाता हूँ, शराब पीने के बाद में मैं चोरी करता हूँ, शराब पीने के बाद में मैं औजार भी निकाल लेता हूँ, तो हम उसकी बात को बड़ी आसानी से नहीं मानते। इस तरह की दोस्तों ये बीमारी है, ना मानने वाली बीमारी बोलते हैं ना। तो मैंने भी दोस्तों 2.5 साल 3.25 साल बाद वो चोट खाई, फिर से शराबखोरी की लत फिर इतनी खतरनाक मेरे अंदर में आई कि 1.5 साल मैं संभल ही नहीं पाया। इस पीरियड में दोस्तों मैंने कुछ ऐसे कारनामे किए कि मेरी जो कंप्लेंट थी हमारे क्षेत्र के विधायक साहब तक की चली गई। विधायक साहब ने मेरे को तो मेरी नौकरी से उड़ाने का, मेरे को हाथ पैर काटने का तक धमकी दे दिया था दोस्तों। लेकिन ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर असीम थी कि मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर से मैंने नया जीवन चालू किया। 10 फरवरी 2020 से मैंने फिर से नया दिन, नई शुरुआत के तहत काम किया चालू अपना। ईश्वर से प्रार्थना की, फेलोशिप की मदद ली, स्पॉन्सर किया। हर छोटी छोटी चीज स्पॉन्सर से पूछता था कि मेरे अंदर में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, तो मुझे हर चीजों के जवाब मिल जाते थे और कंटिन्यू मीटिंग करता था। तो इस आधार पे दोस्तों मेरी जो सशक्त विवेक बुद्धि थी वो फिर से जागरूक होने लगी। मुझे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझने लगा और शराब से मैं दूर होते गया। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये अल्कोहलिक एनोनिमस की जो मीटिंग है, ये मीटिंगों में मैंने अभी तक मेरे अनुभव से 3 तरह के लोग देखे हैं दोस्तों। पहले टाइप के लोग कि पहली मीटिंग में आते हैं, बीमारी को समझ जाते हैं और बीमारी के ऊपर काम करके शराब से दूर हो जाते हैं, मतलब सोबर हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरे टाइप के लोग मैंने ऐसे देखे कि वो शराब पीते, मीटिंग में आते, फिर मीटिंग से बाहर जाते, फिर शराब पीते, फिर मीटिंग में आते, मतलब उनका लगातार आना जाना चालू रहता है। शराब भी पीते और मीटिंग भी करते। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद वो इंसान कंटिन्यू मीटिंग करने से शराब से दूर हो ही जाता है। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। और तीसरे टाइप का इंसान मैंने ऐसा देखा कि वो सीधा ऊपर जाकर ही, भगवान के पास ही जाकर वो शराब से दूरी प्राप्त करता है, मतलब सोबर हो जाता है। तो दोस्तों ये पहला, दूसरा, तीसरा जो टाइप है, तो ये टाइप में अगर मैं खुद की इन्वेंटरी लेता हूँ तो मेरे को ये समझ में आता है कि मैं सेकंड टाइप में आता हूँ। मैंने पहले, सबसे पहले दीनी मीटिंग से, मीटिंग की वजह से शराब से दूर हूँ। 2.5 साल बाद, 3.25 साल बाद फिर से मैं स्लीप हुआ और उसके बाद में अनुभव लिए, फिर उसके बाद में फिर मीटिंग ज्वाइन करी और फिर से सोबर हुआ। मतलब मेरी जो श्रेणी है वो सेकंड श्रेणी है। अब मैं ईश्वर को यही बोलता हूँ कि हे ईश्वर, आप मुझे कब तक चांस दोगे? कहते हैं ना कि ईश्वर आपको 1, 2, 3 चांस देगा लेकिन चौथा चांस नहीं दे सकता। तो मेरे लिए ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे दूसरे ही चांस में फिर से सफलता दी और उसके लिए मेरे को थोड़ी बहुत मानसिक जो काम करना था, बोलते हैं ना, मतलब एक्शन लेना बोलेंगे उसको, तो मानसिकता अच्छी बना कर मैंने मानसिकता के साथ में एक्शन लेना चालू किया। वैसे वैसे वो कहते हैं दोस्तों की जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। तो मैंने अच्छी क्रिया चालू की तो मेरे साथ में अच्छी प्रतिक्रिया होने लगी और एक एक दिन के आधार पर दोस्तों मैं शराब से दूर होने लगा। और 10 फरवरी 2020 से कंटिन्यू मीटिंगों में जम गया हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, कन्वेंशन करते रहता हूँ, किसी भाई का बर्थडे है, बर्थडे में जाता हूँ और हर समय में दोस्तों कुछ नया नया मीटिंगें करके नई नई बातें सुनता हूँ ताकि मेरे दिमाग को और ऊर्जा प्राप्त हो और मैं ये शराब से एक दिन के आधार पर दूर रह सकूं। तो मैं अभी देखता हूँ दोस्तों कि पिछले 5 सालों में मैं अच्छा जीवन गुजार रहा हूँ। एक दिन के आधार पर मेरा परिवार खुश रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे जो पहले रोते थे, नाखुश रहते थे, मेरे घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी, अशांति अशांति निर्माण होती थी, आज मैं बड़ी सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता, अभी बिल्कुल डर विरहित जिंदगी जी रहा हूँ, जिसको हैप्पी, जॉयस और फियरलेस बोलते हैं ना। इस प्रकार की जिंदगी एक दिन के आधार पर जी रहा हूँ और खुद को दोस्तों नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मद्यपान नाम की जो बीमारी, जिसको डिजीज बोलते हैं, इस विषय पर मुझे या फिर मेरे को जो भी अनुभव समझ में आए वो मेरे खुद के निजी अनुभव थे। इसका किसी भी चीजों से लेना देना नहीं है। मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ में साझा किया, मुझे जो समझ में आया वो मैं आपके साथ में बताने का प्रयास किया। तो थोड़ी बहुत हो सकता है दोस्तों मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई होगी, कोई रफ शब्द निकल गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और आप सभी ने मेरे को ध्यान से सुना और आप प्रेरणा समूह बूंदी कोटा राजस्थान, आपने मेरे को मेरे अनुभव साझा करने के लिए यार इनवाइट किया, मतलब मुझे एक जवाबदारी दी, सेवा करने का मौका मिला मेरे को। तो इस सभी चीजों के लिए मैं आप लोगों का दिल से आभारी रहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं यहीं पे अपना अनुभव समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू, शुक्रिया।